Hi guys, welcome back to another video. HPPSC PGT केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और एजुकेशन पॉलिसीज से पूछे जाएंगे। 5 से 7 क्वेश्चंस प्रीवियस पीजीटी एग्जामिनेशन से ही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और एजुकेशन पॉलिसीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पीजीटी केमिस्ट्री पेपर 2 में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। In the history of education in India, arrange the temporal sequence the predominant influence of the following. भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित के प्रमुख प्रभाव को अस्थायी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इनको अरेंज करें तो डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे ऊपर आएगा ऑब्वियसली इंडिया की बात हो रही है, रिलीजन, फिर उसके बाद रिलीजन के बाद पॉलिटिक्स and then democracy and the last one modernization. okay, यानी कि BCAD ऑप्शन बी, BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, ये साइकोलॉजी का चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक होता है ओके डेवलपमेंट में, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। तो ये स्टेटमेंट गलत है ओके, नॉट पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ओके, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इज टू। 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1500 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों कहा था नेशनल नॉलेज कमीशन ने? टू एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन की में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये कमीशन क्रिएट किया गया था 2005 में बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। स्टेबल लर्निंग के लिए, स्थिर सीखने के लिए सीखने के संचालन कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट मानी जाती है अमंग ऑल कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट और वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। इन सभी में जो मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है, स्पेशली इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। ये जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है ये लीस्ट इफेक्टिव है ओके, ये लीस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए, जो न्यू लर्नर है उनके लिए ठीक होती है, अच्छी होती है। और मोस्ट इफेक्टिव हमने बताया वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट, ये मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, लर्निंग के लिए जो कंडीशनिंग अप्रोच में द सब्जेक्ट शुड बी रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, नहीं ये तो नहीं होगा। द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस, यस ये करेक्ट है। इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज नेचुरल स्टिमुलस। जो अननेचुरल स्टिमुलस है ये फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को ओके, कंडीशनिंग अप्रोच में लर्निंग की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। All the district level, which of the following institutions have been entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and elementary education? जिला स्तर पर
निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक विद्यालयों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलो ओके, डाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस टीचर? इन सर्विस टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कौन से प्रोग्राम जो नीचे दिए गए हैं रिलेटेड हैं, इनसे संबंधित हैं? ओके, फाउंडेशन कोर्सेज इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोर्स ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या इंडक्शन ट्रेनिंग, या माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं वो है, एक तो सबसे पहले है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये तो फाइनल है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन में देखें अगर ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे एक तो सी में, डी में नहीं है, ये कट हो जाएगा, और इसमें भी नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। फाउंडेशन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। और डी इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेनली एसोसिएटेड विद द पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएटेड है पॉलिसी मेकिंग में और टीचर एजुकेशन की क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट में? देखो सीबीएसई तो हट जाएगा, सीबीएसई एक बोर्ड है। ICSSR भी टीचर एजुकेशन में कोई रोल नहीं करता। ओके, तो हमारे पास बचते हैं NCERT इंपॉर्टेंट है, और SCERT स्टेट लेवल पे, NCERT नेशनल लेवल पे, और NCATE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन। अगर हम NCERT और SCERT की बात करें तो ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, ऑटोनोमस बॉडी, और NCTE जो है ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी। NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत। ओके, टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत NCTE की फॉर्मेशन हुई थी 1995 में। SCERT की स्थापना हुई थी 1988 में, और NCERT की आपको पता है 1961 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा जो है आधार नहीं है, कौन सा बेस नहीं है? जब करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, तब उसमें साइकोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिलोसफिकल बेसिस को देखा जाता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस को देखा जाता है, इकोनॉमिक बेसिस को उतना अहमियत नहीं मिलती है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, इकोनॉमिक ये गलत है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, और एक और है कल्चरल बेसिक। ओके, कल्चरल बेसिस पे भी करिकुलम को डेवलप किया जाता है, क्योंकि कल्चर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम प्लानिंग में। आप कौन से कल्चर में किस, अब यहाँ का करिकुलम डेवलपमेंट इंडिया के हिसाब से होगा, यूरोप का जो करिकुलम होगा वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से होगा। ओके, तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ टीचर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल क्लासेस फॉर अ ग्रुप ऑफ लर्नर हु आर लैगिंग बिहाइंड इन कोर्स which type of evaluation the teacher should undertake for selecting students for the remedial class? remedial class के लिए उन बच्चों की छंटनी करनी है जो बच्चे लैग कर रहे हैं पढ़ाई में, पीछे रह रहे हैं कोर्स में। अब उन बच्चों का पता लगाना है कि कौन कौन से बच्चे हैं, उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए रेमेडियल क्लास के लिए। ओके, किस प्रकार का मूल्यांकन करना पड़ेगा उनको, टीचर को? तो टीचर को डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये जो सबमिटिव इवेल्युएशन है ये कब होती है? सबमिटिव इवेल्युएशन होती है एट द एंड ऑफ द कोर्स। ओके, एंड ऑफ द कोर्स, जब आपका कोर्स समाप्ति पे होता है, यानी आपको जब आपका ग्रेड
पता लगाने के लिए, आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सी होती है? जो आपके स्कूल में FA1 FA2 एग्जामिनेशन होते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं, और जो साल के लास्ट में बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन है आपकी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, कोर्स के दौरान ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर दी जाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करना, ये इसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो है मकसद रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल मेजर्स aimed at reducing the impact of disabling and handicapping conditions, enabling the disabled and handicapped to achieve social integration। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सभी उपाय शामिल हैं? विकलांगों और विकलांगों को सक्षम बनाने वाली अक्षमता और विकलांगता की स्थितियां सामाजिक एकीकरण प्राप्त करें। रिहेबिलिटेशन को कम करने के लिए यानी पुनर्वास को कम करने के लिए ये सभी उपाय शामिल हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिहेबिलिटेशन। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर। दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन बाधा बनता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वरूपित व्याख्यान नोट्स, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड जो लेक्चर नोट्स होते हैं, इनसे जो विजुअल इम्पेयर बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये बैरियर नहीं बनता। सेकंड है ऑडियो टेप लेक्चर्स, तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिनको देखने में दिक्कत होती है वो सुन सकते हैं, तो ये भी कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। थर्ड है ग्राफिक सामग्री के स्पर्श मॉडल, टेक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल, तो स्पर्श मॉडल, छूने वाले मॉडल, टेक्टाइल मॉडल से कोई बैरियर क्रिएट नहीं होता, ये भी नहीं होगा। रिटन डिस्क्रिप्शंस एंड डायग्राम्स, हाँ, जब लिखित विवरण होता है और चित्र होते हैं उनको समझने में जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखने में दिक्कत है, उनको ये बैरियर क्रिएट कर सकता है ये मेथड। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें ये क्रिएट कर सकता है बैरियर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट। समाज के वंचित समूह के लिए स्कूल शुरू करने से पहले सरकार को क्या करना आवश्यक है? वंचित समूह के लिए, समाज के वंचित समूह के लिए स्कूल स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट। निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट। ओके, संस्थान द्वारा कुल व्यय डिवाइडेड बाय छात्रों की कुल संख्या। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसे कहते हैं इकाई लागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है या और SOS है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें डेली क्लासेस में लगाने के लिए नहीं जाना पड़ता है अटेंडेंस के लिए। इनकी एडवांटेजेस क्या क्या है? फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, डिस्टेंस एजुकेशन फ्री नहीं होती। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यस फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सही है। अनकरेजेस अर्न एंड लर्न अप्रोच, बिल्कुल सही है, आप अगर कोई जॉब करते हो तो उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, लर्न एंड अर्न अप्रोच इसमें चलेगी। नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, अटेंडेंस रेगुलर नहीं चाहिए होती, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जाना होता है क्लास लगाने अगर कहीं में ज़रूरत हो। ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट है, हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ नॉलेज एक्वाइजिशन। नॉलेज एक्वायर करने के लिए कोई हाई और कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं होते हैं, ईजी होता है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो ये गलत है, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। वेब 2.0 टूल कौन सा इनमें से नहीं है? तो ईमेल जो है ये वेब 2.0 टूल नहीं है, ब्लॉग, विकिपीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये वेब 2.0 टूल्स हैं। ओके,
ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ये टूल नहीं है ईमेल। ईमेल ये एक कम्युनिकेशन टूल है ओनली। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शोध गंगा वेबसाइट इज मेनली यूजफुल टू रिसर्चर्स फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स इन इंडिया। शोध गंगा जो वेबसाइट है मुख्य रूप से भारत में फिलिंग द ब्लैंक्स के शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है। तो ये जो थीसिस करते हैं पीएचडी, ये जो स्कॉलर होते हैं उनके लिए ये शोधकर्ता वेबसाइट है। साहित्य की समीक्षा के शोधकर्ताओं के लिए ये जरूरी होती है, ओके, उपयोगी होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। द 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आर। 5 E कौन कौन से हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, रचनावाद के 5 E कौन कौन से हैं, फुल फॉर्म बतानी है। तो 5 E है, पहला है अंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। अंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट, ये 5 E's हैं ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ओके, रचनावाद के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ओके। तो पहली स्टेटमेंट है मॉक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, ये करेक्ट है, लर्नर सेंट्रिक है। दूसरा है रीजन दिया गया है इसका जो है मॉक्स कैन बी असेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और ऑब्लिक हर टीचर। तो ये स्टेटमेंट रीजन जो है गलत दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो है रीजन आर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है बट आर जो है गलत है, ओके। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लान। तो बुनियादी शिक्षा प्लान जो था ये महात्मा गांधी की का प्लान था, ओके। ये बेसिक एजुकेशन का, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन जो उनकी पॉलिसी आई थी, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, बुनियादी शिक्षा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन चेयरमैन थे राधाकृष्णन कमीशन के, जो 1948 में बना था और जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की थी, ओके। राधाकृष्णन आयोग के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। जो आने वाले पीजीडी के एग्जामिनेशन है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने रैंडमली वो बता दिया था वहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन बाय चांस यहाँ पे पूछ लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के, यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जो बनी थी उसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज। चरित्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है। टीचिंग वर्चू थ्रो रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा के कैरेक्टर फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलिस्ट्स लेक्चर्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। थर्ड है टीचिंग बाय हायर कैरेक्टर टीचर। ये टीचर को आप जितना मर्जी हायर कैरेक्टर का ले आए, लेकिन रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर्स एंड प्रेजेंटिंग हायर कैरेक्टर मॉडल इन द स्कूल। स्कूलों में सद्गुणों व्यवहारों को पुरस्कृत करना और उच्च चरित्र जो है, उच्च हायर कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करना, इससे कैरेक्टर फॉर्मेशन हो सकती है। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके। यहाँ पे बात की गई थी कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, मोस्ट इफेक्टिव। वैसे तो रिलीजियस बुक्स भी कैरेक्टर फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव इनमें से नहीं था, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। टीचिंग मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड टू accomplish particulars इंस्ट्रक्शनल गोल्स, टीचिंग स्किल्स, लेसन्स और इंटरेस्ट्स। तो टीचिंग मॉडल्स आर पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू accomplish पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ओके। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ये हिंदी में अनुदेशात्मक लक्ष्य कहते हैं, ओके, इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस के
3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एजुकेशन टीचर बुक्स, टीचर स्टूडेंट एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस, और डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन और एंड स्किल। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 93 है, इन मॉक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एन इनिशिएटिव अंडर NME ICT प्रोग्राम द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू। हमने पहले डिस्कस कर लिए थे 4 क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने बताया था सेल्फ असेसमेंट, जो है लास्ट क्वाड्रेंट था सेल्फ असेसमेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 94 है, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। पब्लिक स्पीकिंग में आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस में चेंज ला सकते हैं, लेकिन जो आप डेवलप नहीं कर सकते वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना, ऑप्शन बी जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर लाइफ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्यूचर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिस, जो लैटिन वर्ड है, विच मीन्स कॉमन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 or more persons is the exchange of ideas between two or more persons is understanding, telling, communication और speaking। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11th है, शिक्षा के संदर्भ में रूब्रिक्स के प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है रूब्रिक्स यूज करने का? विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड प्रदान करना, या शिक्षकों को छात्रों के लिए प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करना, या शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों के संबंध में निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, या फोर्थ वन दिया है, छात्र कार्य के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानदंडों का आकलन और संचार करना। तो फोर्थ वन तो बिल्कुल करेक्ट है। जो रूब्रिक्स है इनका प्राइमरी यूज होता है टू एक्सेस एंड कम्युनिकेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स वर्क। ओके, स्टूडेंट्स वर्क को इवेल्युएट करने का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ऑप्शन डी तो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा, हमारे बचते हैं ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। और अगर ऑप्शन सी चेक करें, शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों के संबंध में निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा। शिक्षकों को छात्रों के लिए प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करना। ओके, ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग वर्बल बिहेवियर्स इन द सीक्वेंस फॉर इट्स एनकोडिंग। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन श्रेणी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित मौखिक व्यवहारों को इसके एनकोडिंग के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एनकोडिंग के क्रम में अगर इनको व्यवस्थित करें तो यहाँ पे दिया है लेक्चर्स, आस्क क्वेश्चंस, गिव डायरेक्शंस, एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपल्स, और लास्ट वन दिया है प्रेज और डिस्करेज। तो सबसे पहले क्या आएगा वर्बल बिहेवियर में, यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रेज और डिस्करेज। ओके, पहला तो आएगा प्रेज एंड देन एक्सेप्ट और यूजेज आइडियाज ऑफ पीपल। इसके बाद आएगा विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करें या उनका प्रयोग करें। ओके, नंबर 2 पे ये, फर्स्ट पे पहले प्रशंसा करने या हतोत्साहित करें। थर्ड पे आएगा उनकी, उसके बाद प्रश्न पूछे, एंड फोर्थ पे व्याख्यान आएगा, लेक्चर, एंड लास्ट में आएगा निर्देश, गिव डायरेक्शंस। ओके, यानी 5, 4
213 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक सीखने के परिणाम के उच्च क्रम का उदाहरण है। उच्च क्रम का उदाहरण पूछा है, संज्ञानात्मक सीखने के परिणाम के उच्च क्रम का उदाहरण। लर्निंग द फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंसेस, या लर्निंग रूल्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्शंस, लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग। यहाँ पे बोला है हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। हायर ऑर्डर में आता है कॉन्सेप्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्शन, यानी अवधारणाओं और अमूर्तताओं को सीखना। ओके, ये हायर ऑर्डर में आता है लर्निंग के, कॉग्निटिव लर्निंग के। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ अ डिस्प्ले पोर्टफोलियो। डिस्प्ले पोर्टफोलियो, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले पोर्टफोलियो का उद्देश्य है। छात्रों की कठिनाई क्षेत्रों का निदान करना डिस्प्ले पोर्टफोलियो का उद्देश्य है, या शिक्षकों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करना, या विशिष्ट शिक्षण परिणामों के बारे में छात्रों को सीखने का दस्तावेजी करना, यानी इसको टू डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंट बनाना इसका, टू स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, जो डिस्प्ले पोर्टफोलियो बनेगा, या टू डिमॉन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ लर्नर्स इन एनी करिकुलर एरिया। किसी भी पाठ्यचर्या क्षेत्र में शिक्षार्थियों की निपुणता प्रदर्शित करने के लिए उसे डिस्प्ले पोर्टफोलियो का इस्तेमाल होगा। इनमें से कौन सा जो है एम है डिस्प्ले पोर्टफोलियो का। डिस्प्ले पोर्टफोलियो का जो एम है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स अटेंड बाय लर्नर्स। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करना डिस्प्ले पोर्टफोलियो का जो है पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न्ड विद। एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद का संबंध है। एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल materials, and third, managing instructional computing services or learning resources collections, and last है applying theories of cognition and research to utilize technologies for the benefit of the learner। देखा जाए तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही है। डिजाइन अनुदेश करना, शिक्षण सामग्री का उत्पादन, कंप्यूटिंग सेवाओं या शिक्षण संस्थान संग्रहण का प्रबंधन करना, या शिक्षार्थियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुभूति और अनुसंधान के सिद्धांतों को लागू करना। ओके, तो ऑप्शन चारों करेक्ट है, ऑल 1 2 3 4 एंड फोर्थ ऑल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ हिस्ट्री टीचर अरेंज्ड अ विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लोकल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स व्हाइल टीचिंग एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते समय छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा की व्यवस्था की। यह इसका एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? अनुभवात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये एक्सपीरियंशियल टीचिंग है, अनुभवात्मक शिक्षण। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में या टीचिंग में स्टूडेंट डेवलप कर पाता है रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड वर्क एंड रियल वर्ल्ड। इसमें बच्चा कनेक्ट करता है रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे टीचर ले गए इनको लोकल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स दिखाने के लिए, जब उन्हें पढ़ाई जा रही थी एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में इनको पढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर पाई। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ टेक्निक विच बेसिकली इन्वॉल्व्स encouraging students to prepare for the lesson before taking the class is। एक तकनीक जिसमें मूल रूप से कक्षा लेने से पहले छात्रों को पाठ की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। ये कैसी क्लास कहलाएगी? दिस क्लास इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है आप पूछोगे? फ्लिप्ड क्लासरूम ऐसा होता है जो जिसमें जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करके ट्रेडिशनल लेक्चर क्लास से पढ़ाने से, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ जैसे बताता है, थोड़ा वीडियोस के माध्यम से या टीचिंग एड के माध्यम से कनेक्ट करता है चीज़ों को। ओके, सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, फ्लिप्ड क्लासरूम।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को पहचानें। गुणात्मक अनुसंधान, द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज इट कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही है। इसका संबंध प्रतिभागी के दृष्टिकोण से घटना को समझने से है। बिल्कुल सही है गुणात्मक अनुसंधान का। सेकंड बोलते हैं इट एज्यूम्स दैट देयर आर सोशल फैक्ट्स विद सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यह मानता है कि एकल वस्तुनिष्ठ वास्तविकता वाले सामाजिक तथ्य हैं। तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड देखते हैं शोधकर्ता वर्तमान या अतीत की स्थिति में डूब जाता है। रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट। बिल्कुल सही है। अगला है रिसर्चर इज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस। पूर्वाग्रह से बचने के लिए शोधकर्ता को अध्ययन से अलग कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। फोर्थ अगर लास्ट देखें, दोनों विधियों और अनुसंधान प्रक्रिया में अधिक लचीलापन है। देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड रिसर्च प्रोसेस। तो ये कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन कौन से हैं सही? एक तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है एंड फोर्थ गलत एंड लास्ट सही है। तो ए, सी और ई ऑप्शन में है कोई? ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ए, सी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्वसनीयता से तात्पर्य यह है कि क्या कोई परीक्षण वह मापता है जो वह कहता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है वैधता से तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण लगातार समान या समान अंक प्राप्त करता है। रिलायबिलिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज इट मेजर्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर दूसरी देखे जाए वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम एज सिमिलर स्कोर्स। ये भी स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत दी गई है कोई ऑप्शन? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स मॉरिसन्स स्टेजेस ऑफ टीचिंग। मॉरिसन्स स्टेजेस ऑफ टीचिंग का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहली आती है मॉरिसन के शिक्षण के स्टेजेस की एक्सप्लोरेशन। ओके, एक्सप्लोरेशन। सेकंड पे प्रेजेंटेशन। थर्ड पे यहाँ पे रेसिटेशन दे दी है इन्होंने। वैसे रेसिटेशन के यहाँ पे कई जगह पे लास्ट में भी है। ओके, फिर एसिमिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑप्शन सी ही यहाँ पे लेकर चलेंगे। अब देखना होगा कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स सीखने के लिए मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स असेसमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ असेसमेंट नहीं, सेल्फ असेसमेंट नहीं होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। फॉर्मल एज वेल इज फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसीजर्स। बिल्कुल सही है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोसेस फॉर टीचिंग लर्निंग। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट कब होती है? सेल्फ असेसमेंट होती है असेसमेंट एज लर्निंग में। ओके, इसमें सेल्फ असेसमेंट होती है, पीयर असेसमेंट होती है। क्या पीयर असेसमेंट होती है अपने दोस्तों के साथ। ओके, पीयर असेसमेंट और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, तो ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रियल टाइम रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशंस थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जो टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब रियल टाइम यानी उसी वक्त रिस्पॉन्स आएगा। रिमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशन पे थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कम्युनिकेशन होती है एक तो रियल टाइम और ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। ओके, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही होता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOODLE मॉडल एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। फुल फॉर्म ऑफ MOODLE, अब इसकी फुल फॉर्म होती है M से मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर D से इंपॉर्टेंट है डायनेमिक, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये फुल फॉर्म होती है मॉडल की। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉडल ये एक यूजर फ्रेंडली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, इसे ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर्स I and E इन द एक्रोनिम एडी प्रिटेन टू। तो एडी मॉडल में जो I एंड E लेटर है, इनका संबंध किससे है, यानी इनकी जो है इनका पूरा नाम क्या है, I से क्या बनता है और E से क्या बनता है। तो ये जो एडी है ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। ओके, ये 5 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। अब एडी से बनता है, ए से बनता है एनालाइज, डी से डिज़ाइन, और अगेन डी से डेवलप, एंड उसके बाद आता है आई, जो यहाँ पूछा है। आई से बनता है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, एंड ई से बनता है इवेल्युएशन। ओके, ये फुल फॉर्म है इसकी, ये 5 स्टेप्स हैं इसके, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो आई से बनेगा इम्प्लीमेंटेशन और ई से बनेगा इवेल्युएशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, टू अनकवर द एंड मिनिमाइज बैरियर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने में आने वाली बाधाओं को उजागर करना और इन्हें खत्म करना या कम करना। बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये उद्देश्य है। सेकंड है, इन चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर्स एंड टीचिंग मेथड्स, करिकुलर एंड एनवायरमेंट्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलना। बिल्कुल सही है। अब समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो क्लास होती है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ टीचिंग मेथड्स में चेंज करना पड़ेगा, करिकुलम में, शिक्षण विधियों में, बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल सही है। ये थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रोमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, समाज के विभिन्न समुदायों की स्थानीय संस्कृति और सामग्रियों को लगातार बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट देखा जाए तो सही है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज, पहला ऑप्शन है दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दे सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर सोशल प्रोग्रेस, दे सजेस्ट सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, नहीं ये नहीं होगा। दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, नहीं होगा। तो जो बिल्कुल करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एग्जैक्ट होगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, देखिए पीडीएफ आगे पीछे है तो आप मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 85 है, टीचिंग द प्रोफेशन ऑफ दोज who give instruction especially in elementary education, secondary education, university level, तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, which of the following policy document was called the Magna Carta of Western Education System in India, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया था, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। ये आपने बीएड में भी आपने ये पढ़ा होगा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में था ये। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द थर्ड क्वाड्रेंट इन MOOC इज, ये जो मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है, फुल फॉर्म भी पूछ लेती है कई बार। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है ये, इसके 4 क्वाड्रेंट्स है, ओके, 4 पिलर्स है इसके। और ये क्वेश्चन जो है UGC नेट 2023 से उठाया गया है, यानी कि 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है जो मॉक का, वो है असेसमेंट एंड रेफरेंसेस, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी ओनली। जो मॉक के 4 क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं, जो पहला क्वाड्रेंट है वो है ट्यूटोरियल, ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है ई असेसमेंट या असेसमेंट, और फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट, ओके। विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन, किसी बच्चे की शिक्षा का पहला स्कूल कौन होता है? तो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का हिज फैमिली, ओके, फैमिली बच्चे का पहला स्कूल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फैमिली। यही ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही था, ओके। क्वेश्चन नंबर 82 है, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड, बुद्धिज्म में जो शिक्षा दीक्षा समारोह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पवज्जा शिक्षा या पवज्जा, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पवज्जा। पवज्जा का मीनिंग पूछ लिया जाता है कई बार, तो पवज्जा का मीनिंग होता है टू गो फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 83, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज, ये क्वेश्चन PGT फिजिक्स में पूछा गया था, PGT फिजिक्स में जो 15 तारीख को पेपर हुआ था, 15 या 12 को शायद। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज, स्कूल जो है ये सामाजिक संस्थाएं हैं, दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशंस, ये भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेज में करेक्ट है। जो PGT फिजिक्स की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही प्रायोरिटी दी गई थी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ओके। आने वाली पीढ़ियों को वैल्यूज जो हो वो ट्रांसफर करता है, संरक्षित करता है और स्थापित करता है वैल्यूज, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग, इन लर्निंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से? लर्निंग टू नो फर्स्ट, लर्निंग टू डू सेकंड, लर्निंग टू बी थर्ड, एंड फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 पिलर बताए हैं एजुकेशन के, लर्निंग के। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग, नॉट, तो लर्निंग टू फाइंड इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग, ओके, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ये 4 पिलर्स किसकी रिपोर्ट से आइडेंटिफाई होते हैं? ये रिपोर्ट है यूनेस्को की, यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट, यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में बताए गए हैं ये 4 पिलर, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 पिलर बताए हैं यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में। हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले PGT के पेपर में पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आप इसको डिटेल में जान लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लर्निंग इज रिलेटेड टू, यहाँ पूछा है नॉट रिलेटेड टू, तो लर्निंग रिलेटेड होती है प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस है प्रायर लर्निंग का, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर, इंटेलिजेंस लेवल या टीचिंग मेथड। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लर्नर का अफेक्ट करता है, रिलेटेड है लर्निंग से, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये ओवरऑल ह्यूमन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ओके, तो ये लर्निंग को भी इफेक्ट करेगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल करेक्ट। इंटेलिजेंस लेवल से भी लर्निंग इफेक्ट होती है, जिनका IQ लेवल हाई होता है वो ज़्यादा फास्ट लर्निंग कर पाते हैं, जिनका IQ लो होता है वो काफ़ी समय के बाद लर्निंग को कैच कर पाते हैं, सीख पाते हैं। टीचिंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, यहाँ नॉट पूछा था, टू टीचिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय, इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन, ओके, रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया था इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग, ओके, पूरा नाम है सचमैन का रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड सचमैन।
यहाँ पे ब्रूनर दिया गया है। ब्रूनर ने कौन सा मॉडल दिया है लर्निंग टीचिंग का? इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है सचमैन ने। ब्रूनर ने दिया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग? तो डोमेन ऑफ लर्निंग, अगर आपने बेंजामिन ब्लूम का टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी बीएड में, तो वहाँ ब्लूम ने 3 डोमेन बताए हैं लर्निंग के। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन्स है लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सोशल इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।